अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह आप सबको पता है कि इन्होंने एक नया सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस कर लिया कि उस सिलेबस के मुताबिक जो है आप लोगों ने स्टडी करनी है। कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट है इसमें कि बायोलॉजी के पहले 18 चैप्टर हुआ करते थे, अब 16 चैप्टर है। इसमें 8 जो है सेकेंड ईयर से और 8 जो है वो फर्स्ट ईयर से। सेलेक्टेड टॉपिक भी उन्होंने दिए हैं। एमसीक्यूज भी बायोलॉजी के उन्होंने 81 कर दिए। वेट जो है इसका 45% हो गया बायोलॉजी का, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट अब थोड़ा सा मेहनत कर ले, ये 2-3 महीने जो है वो सही मेहनत कर ले, और इस दौरान ये दोस्ती वगैरह, ये रिश्तेदारी वगैरह, ये सोशल मीडिया, इन चीज़ों का अगर बंदा 2-3 महीने साइड पे रख दे और सिर्फ उसका एक ही मकसद हो, एक ही एम हो कि वो जो है मेडिकल में सेलेक्ट हो जाए, तो उसके बाद जो है फिर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जस्ट इन इमेजिन कि फॉर एग्जांपल इस तरह ऑडिटोरियम हॉल होगा केएमसी, केजीएमसी या मेडिकल कॉलेजेस में, और फ्रंट पे आप बैठे हैं, पीछे आपके पेरेंट्स बैठे हैं और आपको अनाउंस कर रहे हैं कि आए और स्टेथोस्कोप और ओवरऑल जो है लें। सो कितनी खुशी की बात होती है। सो ये 2-3 महीने जो है आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह कामयाब आप होंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज अपना जो टेस्ट इन्होंने बनाया हुआ है, संडे टेस्ट, जिसमें एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस और रिप्रोडक्शन इंक्लूड है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ ओरिजिनेट। ये अगर एवोल्यूशन का चैप्टर जब आप खोल दें तो इंट्रोडक्शन, स्टार्ट इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन की बात हुई है, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी है कि स्पेशल क्रिएशन है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, कॉस्मोसोम्स थ्योरी है, बायोकेमिकल एवोल्यूशन है। तो उसमें जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ये एबायोजेनेसिस को कहते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। क्योंकि जब स्टार्ट हो रही थी एवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, तो हर एक ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दे रहे थे। उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर देखा जाए मड, कीचड़ जो है उसमें मछली पैदा हो जाती है, उसमें मेंढक पैदा हो जाते हैं। इसी तरह गोबर जो होता है, डंग्स, इसमें स्कॉर्पियन पैदा होते हैं। आज तो बाद में ये आइडिया रिजेक्ट भी हुआ था, क्योंकि जब स्टडी की गई स्पेशल क्रिएशन बायोजेनेसिस, तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में तो वहां पे ये अंडे देते हैं, क्योंकि अंडे नजर नहीं आते थे लोगों को, इस वजह से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। तो ओनली स्पॉन्टेनियसली, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। Second MCQ है, Desh was the name of the ship in which Darwin sailed around the world. चार्ल्स डार्विन की बात है, इसको जो शिप बीगल दिया गया था उसको HMS बीगल, जिसका मतलब है हर मेजेस्टी शिप कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन्होंने जो है वो गैलापागोस आइलैंड से गुजरा है, वहां पे फेंस बर्ड को देखा है, टॉर्टोइजेस को देखा है। तो इक्वाडोर पे उन्होंने कहा कि यहाँ लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने वहां पे एडाप्टेशन किया है। सो दैट्स नेम ऑफ HMS बीगल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड नंबर पे आते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज ओरिजिनल आइडिया ऑफ, ये हर्बर्ट स्पेंसर का था। नेचुरल सिलेक्शन जो था वो चार्ल्स डार्विन का था, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कि वो सर्वाइव करेंगे जो स्ट्रगल करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो एडाप्टेशन कर सकते हैं। सो इनमें चेंजेस आएंगी, वो हर एक एनवायरमेंट चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है। जस्ट लाइक हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट है कि वो बहुत ठंडे इलाकों से आए होंगे, ऐसे स्टूडेंट है कि वहां घरों में उनको सारी फैसिलिटी है, लेकिन उन्होंने क्या उन सारी चीजों को छोड़ के वो एकेडमी आए ताकि वो कुछ पढ़ लें। अब यहाँ पे अगर वो स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, जाहिर बात है कामयाब होंगे। So that's why Herbert Spencer, so option B, option D is correct. Fourth number MCQ है, the drawback of Darwin was it couldn't explain. क्योंकि चार्ल्स डार्विन या उस टाइम पे वेरिएशन जो टर्म था वो प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा था। सो वेरिएशंस को उन्होंने मीन्स के म्यूटेशन बेस्ड जो होता है
उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था चार्ल्स डार्विन ने। बाकी ये सारी चीजें जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में कही थी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ड्रॉबैक ऑफ डार्विन इट couldn't एक्सप्लेन। हम कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, एडाप्टेशंस होगी, फिर उसके बाद नई स्पीशीज आ जाती है, लेकिन जो वेरिएशन एक्सप्लेनेशन है कि किस वजह से वेरिएशन आई, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आ गई है, म्यूटेशन की वजह से हुई है, ये उस चीज की बात हो रही है। क्योंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये आपको पता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस मीन वो रिप्रोड्यूस होंगे, आगे उसकी नस्ल बढ़ेगी, वो आ रहा है, लार्ज रेट ऑफ प्रोडक्शन मीन लार्ज पॉपुलेशन, ये उस चीज की बात हो रही है, म्यूटेशन की बात हो रही है। फिफ्थ, in some animal the same structure develops along different direction due to adaptation to the different needs, that's called divergent evolution। इन सबका इंसेस्टर एक है, लेकिन वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले गया, डिफरेंट जियोलॉजिकल एरिया में चले गया, जाहिर बात है वहां का एनवायरमेंट मुख्तलिफ होगा। जब मुख्तलिफ होगा तो वो इंसेस्ट्री से वेरिएशन शो करेंगे, जिसको हम डाइवर्जेंट या होमोलोगस स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर कह देते हैं कि वो डिफरेंट एरिया से आए हैं, सेम एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो हम कहते थे अब ये कन्वर्जेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 6 है डायनासोर्स आर एक्सटेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7, डायनासोर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायसिक टाइम पीरियड पे वो डेवलप हुए थे, जुरासिक में फिर वो खत्म हो गए। 8 नंबर पे आते हैं, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज अ मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन किसकी थ्योरी थी? चार्ल्स डार्विन की। याद रखिए एवोल्यूशन से एमसीक्यूज आते हैं, 2-3 एमसीक्यूज लास्ट में होते हैं, अब एमसीक्यूज बढ़ गया है तो एमसीक्यूज भी ज्यादा आएंगे, और एमसीक्यूज भी स्टेटमेंट होती है, कौन सी थ्योरी किसने पेश की है, और जो एविडेंसेस हैं उस एविडेंसेस को याद करना। ये 2 चीजें उसमें बहुत अहम होती है कि मीन्स के जो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है या डार्विन विलिस थ्योरी है, न्यू डार्विनिज्म है, तो ये सारी थ्योरी जो है उसकी जो साइंटिस्ट है वो याद रखनी है। एमसीक्यू 9 पे आते हैं, व्हाट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर? A body part that is similar in structure and show a common ancestry but function is different, उसको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। सो ऑप्शन सी, जस्ट लाइक ह्यूमन हैंड है, कैट पा है, हॉर्स फ्रंट लेग है, फ्रंट फ्लिपर ऑफ द व्हेल है, सो हमारे पास होमोलोगस है। एमसीक्यू 10 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचुरल सिलेक्शन? सो ऑप्शन सी, द एनवायरमेंट फेवर ट्रेड्स that enhance survival and reproduction। अगर वहां का एनवायरमेंट उसके लिए सूटेबल है तो वो सर्वाइव भी करेगा, वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, उसकी नस्ल भी बढ़ेगी। सो ऑप्शन सी, दैट्स कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। 11, what role does mutation play in evolution? It is a source of genetic variation। ये चूंकि बाद में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ह्यूज डिवराइस जब आया तो उन्होंने इस म्यूटेशन का टर्म यूज किया। उन्होंने कहा कि चेंजेस तब आते हैं जब जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं। अब ये म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, म्यूटेशन नेगेटिव भी हो सकती है, म्यूटेशन से न्यू स्पीशीज भी बन सकती है। जस्ट लाइक आप लोगों ने पढ़ा है कि म्यूटेशन 2 किस्म की होती हैं, एक है यूप्लाइडी और एक है एनीयूप्लाइडी। एनीयूप्लाइडी में एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक ह्यूमन में आप कहते हैं डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है, ये एक क्रोमोसोम कम ज्यादा होने की वजह। लेकिन जब यूप्लाइडी की बात होती है तो आप कहते हैं कि इसमें कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वीट में हम पढ़ते हैं कि डिप्लाइड एक है, हेप्लाइड दूसरा है, मोनोप्लाइड तीसरा है, तो पॉलीप्लाइड ही मीन कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जब बढ़ जाते हैं तो जब न्यू स्पीशीज डेवलप हो जाती है, ये उनकी वजह से फिर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे, which of the following is a vestigial structure in human? Appendix vestigial organ है। अपेंडिक्स के अलावा बाकी भी आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन आई में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, जो ईयर वेना है, जो कोकिंग टेल बोन है।
इंस्टीट्यूट नंबर 8 पे आते हैं, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज अ मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन। सो ये चार्ल्स डार्विन की है, सो ऑप्शन बी। इंस्टीट्यूट 9, व्हाट इज अ होमोलोगस स्ट्रक्चर? सो ऑप्शन सी, a body part that is similar in structure and show the common ancestry. MCQ 10, which statement best describe natural selection? So option C, the environment favor traits that enhance survival and reproduction. MCQ 11, what role does mutation play in evolution? It is a source of genetic variation. 12, which of the following is the vestigial structure in human? That is appendix. 13, what is speciation? Process of formation of new species. So option C. 14, which scientist independently conceived a theory of evolution similar to Darwin? So that was Alfred Russell, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन थ्योरी में चेंजेस की थी। अब आते हैं इंस्टीट्यूट नंबर 15, what does the fossil record show that life on earth? So species have changed and evolved over a time. जो हमारे पास जॉर्ज कुवियर की थ्योरी थी कि तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थे, स्टॉप आया, कुछ अंडर साइल रह गया, कुछ एबव साइल रह गया, अंडर साइल वाले फॉसिल में चेंज हो गया। सो ये उसके एंसेस्टर है, लेकिन जो रह गया उसमें चेंजेस आ गई। इंस्टीट्यूट आते हैं 16, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल साइज पॉपुलेशन में बाई चांस चेंज आ जाए, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेट्स सपोज इसकी मैं मिसाल देता हूं कि अगर हम इस रूम में यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म वेराइटीज मच्छर है और हम मच्छरों की स्प्रे कर दें, तो मच्छरों की स्प्रे करने से जाहिर बात है 90 to 95% जो है मच्छर मर जाएंगे, कुछ सरवाइव कर जाएंगे। ये जो सरवाइव कर गया इन रेजिस्टेंस टू की, उसकी बॉडी में चेंजेस आ गई, क्योंकि 100% हमारे पास जो है इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। सो कुछ जो रह गया, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये अब आगे अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, इसको फाउंडर इफेक्ट कहा गया कि न्यू वेराइटीज जो है वो आ गई हमारे पास। सो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? ऑप्शन बी, अ रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, लेकिन मोस्टली स्मॉल साइज पॉपुलेशन होगी। 17 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? एक होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एक होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हम कहते हैं कि इंसेस्ट्री कॉमन होगी, अलग अलग जगहों पे एडाप्टेशन होगी, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होगी। लेकिन कन्वर्जन में कहते हैं कि फंक्शन सेम होगा, लेकिन उसकी पैटर्न, अरेंजमेंट, नंबर ऑफ बोन्स, मसल्स, नर्व्स, ये डिफरेंट होगा। अब अगर आप देख लें, आपको पता है कि बर्ड जो है उसमें विंग्स है, वो भी फ्लाइंग कर रहे हैं। आपको पता है कि बटरफ्लाई जो है आर्थ्रोपोडा के साथ, उसकी भी विंग्स है, वो भी फ्लाइंग कर रहा है। अब बेट जो है निमल है, वो भी फ्लाइंग कर रहा है। इस तरह कुछ ऐसे लिजर्ड्स है कि वो भी फ्लाइंग कर रहे हैं। फ्लाइंग फंक्शन हुआ, सबका कॉमन है, लेकिन कंपोजिशन, पैटर्न, बोन, ये सारी चीजें इसमें डिफरेंसेस पाई जाती हैं। दैट्स व्हाई दैट्स नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। 18 है, the evolutionary history of species is known as phylogeny. Phylogeny means के अबौजदात की हिस्ट्री मालूम करना, उसकी इंसेस्ट्री मालूम करना, पता लगाना कि स्पीशीज कब, कहां और किस टाइम पे इवॉल्व हुई है। दैट्स कॉल्ड फाइलोजेनी। उसमें हम कहते हैं ना, फाइलोजेनी रिकैपिचुलेट्स एंथ्रोजेनी, जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। 19 दिया हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडाप्टेटिव रेडिएशन? एडाप्टेटिव रेडिएशन क्या होता है? वन स्पीशीज इवॉल्व इनटू मेनी डाइवर्स फॉर्म। क्यों? उन्होंने एडाप्टेशंस की है, उन्होंने एनवायरमेंट्स के मुताबिक जो है अपने आप को एडाप्ट कर लिया। 20 पे आते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर स्ट्रक्चर दैट नो लॉन्गर सर्व एज इट्स ओरिजिनल पर्पस? इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। हम अक्सर कहते हैं कि अपेंडिक्स है, प्लेड रोल इन इम्यूनिटी। प्लेड रोल पास्ट टेंस यूज हुआ है, नॉट प्लेइंग। अब इस तरह के ऑर्गन हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। 21, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्विन वॉयेज ऑन द HMS बीगल? उन्होंने क्या किया था? ही गेदर डेटा दैट लेड टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
उन्होंने जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पेश की थी, उन्होंने सारा डेटा को इकट्ठा किया था जो वहां वो गैलापागोस आइलैंड से गुजरा था। 21 आते हैं, which of the following hormone is primarily responsible for the development of secondary sexual characteristics in male? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, मीन आवाज का चेंज हो जाना, दाढ़ी आना, मूंछ आना, आर्मपिट्स आना, हेयर, सो ये सारी जो है टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। 23 इन फीमेल वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम अकर यूजुअली? ये अक्सर एग्जाम में एमसीक्यूज बार बार आता है। जब ओवरी से ओवर रिलीज हो जाता है तो वो ओविडक्ट में आता है, उस ओविडक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं फेलोपियन ट्यूब। सो फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होती है या ओविडक्ट में होती है, या फिर हम कहते हैं अपर 1/3 पार्ट में होती है, या हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है। अलग अलग स्टेटमेंट, अपर 1/3 पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन जो है वो यूटेरस में होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्लेसेंटा जो है ये हमारे पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर डिलीवरी के बाद आफ्टर बर्थ भी होती है इसकी। सो कनेक्ट फीटस टू द यूटेरस, इसके साथ कनेक्ट रखता है। 25 which structure produce the egg in the female reproductive system? Ovary. 26 what is the role of prostate gland in the male reproductive system? Prostate gland का काम क्या होता है? They nourish sperms and form semen. तो क्या होता है कि semen is made up of 50% of sperm and 50% of इसकी जो हार्मोन्स है या उनकी जो प्रोडक्ट है उनसे बना होता है। So option B is correct. 27 what is the function of scrotum? स्क्रोटम क्या क्या फंक्शन है? रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, क्योंकि स्क्रोटम स्किन पाउच जो है इसमें टेस्टिस होते हैं, इसका टेस्टिस के लिए टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होना चाहिए, सो ये उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। 28 विच हार्मोन ट्रिगर ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन ट्रिगर करेगी कि ओव्यूलेशन हो जाए? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम है। एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन प्रोडक्शन के लिए। जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है तो फॉलिकल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल सेल्स में, फिर वो गोनिया की नरिशमेंट करते हैं, ओवम बनाते हैं। जब ओवम बन जाते हैं तो उसको ओव्यूलेशन ल्यूटेनाइजिंग का काम है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, इफ स्पर्म इज प्रेजेंट। स्पर्म प्रेजेंट है तो ओव्यूलेशन लेस देन 5 मिनट्स में हो जाती है। 29 विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन एंजाइम टू पेनिट्रेट द एग? एक्रोसोम में पाए जाते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहते हैं। और एक्रोसोम कौन सिंथेसाइज करता है? गोल्जी बॉडी। 30 व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? थिक एंड यूटेरिन लाइनिंग इज शेड। जो यूटेरस होता है, इनका जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी जो थिक लेयर होती है वो शेड ऑफ होती है। ये मेंस्ट्रुएशन में होता है। मीन कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो हमारे पास उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है। तो मेंस्ट्रुएशन जब ब्लड आता है तो वो उसकी थिक लेयर भी रिलीज होती है। 31 how many chromosomes are present in human gametes, sperm and egg? 23 32 what marks the onset of puberty in the female? menstruations, ये adult stage जो है बता देती है। 33 which structure in male is responsible for the storage and maturation of sperm? epididymis, जो कि वादा एफ्रेंशिया के बाद डक्ट होता है, 20 फीट होता है, और ये हमारे पास टिस्टिस जो होते हैं उसके डॉर्सल साइड पे फोल्डेड बनाता है। एपिडिडाइमस में स्पर्म की नरिशमेंट होती है, मैच्योरेशन होती है। 34 व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है, मेंस्ट्रुएशन होगी, फॉलिक्यूलर फेज होगा, ओव्यूलेशन होगी और ल्यूटरल फेज होगा।
So option B is correct. 35. The process of formation of sperm is known as spermatogenesis. 36. Which hormone maintains the endometrium during early pregnancy? Progesterone. एंडोमेट्रियम आगे इम्प्लांटेशन हो जाए और इसको सस्टेन कर सके, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है. 37. What is the function of seminal vesicle? Produce seminal fluid rich in fructose. Option C. 38. The male gamete is called sperm. 39. The zygote is formed by the fertilization of ovum by the sperm. 40. Which hormone is responsible for milk production after childbirth? Prolactin. At the time of delivery, oxytocin. ये दो अलग अलग MCQs आते हैं. 41. Which hormone is responsible for the contraction of the uterus during childbirth? Oxytocin. 42. Which structure connects the ovaries to the uterus? Fallopian tube, which is also called oviduct, जहाँ पे fertilization होती है. 43. Which of the following is a function of testes? Produce testosterone and sperm. B. 44. What is the diploid number of chromosome in human zygote? 46. 45. What is the role of cervix during childbirth? Dilates to allow the baby to pass. जिसमें भी ऑक्सीटोसिन का काम है और ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. 46. Which of the following is not the part of female reproductive system? Vasa differentia. ये मेल का है. 47. Which of the following is a temporary endocrine gland during pregnancy? Placenta. वो हर साल फिर बनता है. C. Option B. 48. Which part of the sperm provide energy for its movement? Midpiece, जहाँ पे mitochondria होते हैं. 49. What is the function of luteinizing hormone in the female? Cause ovulation and maintain corpus luteum. The corpus luteum जो है वो progesterone produce करेगा. 50. What is menopause? Permanent end of menstrual cycle. Option C. 51. What is the function of follicle stimulating hormone? Stimulate the Sertoli cell to produce sperm. In case of male, और अगर in case of female follicle stimulating hormone है तो estrogen production में involve है. 52. Which of the following correctly describe the path of sperm through the male reproductive tract? Testis, epididymis, vasa differentia, urethra or penis? Option C. 53. Which of the following is not one of the Mendel law of inheritance? Law of linkage. Option D. 54. According to Mendel law of segregation, alleles separate during gamete formation, so each gamete receive one allele. Option C. 55. In Mendel dihybrid cross, which phenotypic ratio did he observe in F2 generation? Dihybrid cross में क्या observe किया था? 9:3:3:1 और monohybrid में 3:1 था. 56. Which law explain why alleles of different genes are inherited independently of each other? Law of independent assortment या dihybrid cross जिसको कहते हैं. 57. In a monohybrid cross between the two heterozygous parents, capital T small t and capital T small t, what is the genotypic ratio in F2 generation? 1:2:1 आता है. एक होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल और एक होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ. 58. Mendel chose pea plant for his experiment because they are easy to grow and have many contrasting traits. 59. Which of the following best describe Mendel law of dominant? Dominant allele masked the expression of recessive allele.
60. In Mendel experiment, a homozygous tall plant is crossed with homozygous dwarf plant. What is the height of F1 generation? All are tall. C. 61. What was the key conclusion from Mendel dihybrid crosses? Each trait is inherited independently. वो उस कंडीशन में जब आप 2 या 3 ट्रेट को इकट्ठा क्रॉस कर रहे हैं तो हर एक ट्रेट जो है वो आपके पास गमीट में जीन ट्रांसफर करेगा, क्योंकि डिफरेंट ट्रेट एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। अलबत्ता सेम ट्रेट डिपेंड कर सकता है। टाल ड्वार्फ पे कर सकता है, राउंड रिंकल पे कर सकता है, येलो ग्रीन पे कर सकता है, लेकिन राउंड टाल के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। 62. A criss cross is used to determine the genotypes of dominant alleles. So option C. Criss cross हम किस चीज के लिए करते हैं? अक्सर अगर देखा जाए तो हमारे पास है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इस तरह क्रॉस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, मीन द क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट प्लांट। इसे अगर हम गेमीट बना दें तो हम कहते हैं कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। क्रॉस कर लें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाते। अब ये सारे ब्रदर सिस्टर हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे तो उसको हम कहते हैं ब्रदर सिस्टर क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ब्रदर सिस्टर हैं आपस में रिश्तों में। एक हमारे पास ये है कि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर ले उनके पेरेंट के साथ तो हम इसको कहते हैं बेक क्रॉस। लेकिन अगर हम इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर ले उसकी रिसेसिव के साथ तो इसको भी हम बेक क्रॉस कहते हैं और इसको हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में अगर रिजल्ट 50% रेशियो 50% आ रहा है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव है और जो ऑफस्प्रिंग है वो हेटेरोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ, हमने इनके गेमीट बना दिए। गेमीट बनाने के बाद हमने इसको क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये स्मॉल टी हुआ और ये स्मॉल टी। तो ये हमारे पास ड्वार्फ है, ये हमारे पास टॉल है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। सो 2:2 मतलब 1:1, मतलब 100 में से अगर 4 में से 2 जो है वो टॉल है तो 100 में से कितने होंगे? 50:50। 63. Which generation did Mendel cross to get the 3:1 phenotypic ratio? Which generation did Mendel cross to get the 3:1 phenotypic ratio? 3:1 phenotypic ratio किस तरह हमारे पास आता है? So let's suppose हमारे पास है कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी। आप इनको क्रॉस कर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन है कि नहीं है? सारे टॉल है कि नहीं है? तो अगर हम इस तरह कह लें कि कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो ये हमारे पास कौन सा जनरेशन हुआ? F2 जनरेशन। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। 64. What is the phenotypic ratio in test cross between a heterozygous tall plant and dwarf plant? 1 tall, 1 dwarf, या 2 tall, 2 dwarf, या 50:50? एक ही बात है। 65. The physical expression of a trait is known as phenotype और genetic makeup genotype. 66. Which of the following support Mendel law of independent assortment dihybrid cross? 67. In a Mendel experiment, the recessive trait reappearance in F2 generation because it has masked in F1 generation. यहाँ पे F1 generation जो है इसको मास्क किया गया था, छुपाया गया था, इस वजह से अभी वो नजर आ गए। लास्ट MCQs.
A gene with the two identical allele is called homozygous or different heterozygous. आखिर में अल्लाह तला देता सो टोल मेडिकल तो बस उस वाय Which generation did Mendel cross to get the 3:1 phenotypic ratio? इन्होंने 3:1 phenotypic ratio कहां से इसको मिल गई? Which generation did Mendel cross? इन्होंने F1 जनरेशन को क्रॉस किया ताकि हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ जाए 3:1. So that is option B. 63 में B जी.